आगे का लक्ष्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा दूं। जब भी देखिए आपको लगे कि हमारे ऊपर कहीं से अभी आरोप लगने वाला है, तो ये है कि आप एक इंफॉर्मेटिव पहले दर्ज करवा सकते हैं अपने अनुमंडल कोर्ट में किसी एडवोकेट को, जो लोकल एडवोकेट होंगे उनसे एक इतला आवेदन जिसको कहते हैं वो पहले दे दीजिए। इससे मैं खुद शोषित था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ से मैं खुद ही अब वकालत करूंगा और लोगों को न्याय दिला दूंगा। जो मैंने जिस चीज को सहन किया वो किसी और पे ना हो। आपका पहला मुकदमा कौन सा था जिसमें आपने सफलता हासिल की थी और आपके लिए कठिन भी रहा? कठिन जो मेरा सबसे ज्यादा एक मुकदमा था, एक दरभंगा के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे, जो कई हॉस्पिटल उनका चलता था। अनंत सिंह का मुकामा जो बेल हुआ था, उस केस में भी कुछ उसके में पार्ट था। उसमें कुछ केसेस का जो स्टडी था वो मेरे द्वारा किया गया था। अगर ऐसा कोई नेता हो या कोई ऐसा तरह का घटना में संदर्भ अगर आता है, अगर किसी का कहना होगा तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार। और जो युवा वकालत में आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए भी इन्होंने सलाह दी है। नमस्कार, मैं मणि भगत और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम कानूनी सलाह पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता उदय कुमार जी हैं और इनसे जानेंगे कि जो केरवा हत्याकांड है चर्चित रहा है और उस मामले में जो मुख्य आरोपी है हरिओम शाह का जमानत मिल चुका है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे मधुबनी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मणि जी। और सर बताएंगे कि जैसे चर्चित केरवा कांड है, गोलीकांड था, उसमें हरिओम शाह को मुख्य आरोपी बनाया गया था उसमें, और उसको पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। सुनने में आया है कि आपके माध्यम से उसको जमानत मिली है, क्या कुछ हकीकत है, आप बताएंगे? जी निश्चित, उसमें ऐसा है कि हरिओम का जो मेरा क्लाइंट है उसको प्रीवियस एनिमोसिटी की तरह उसको फंसाया गया था जी। उसकी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो माननीय न्यायालय मधुबनी इन चीजों को नहीं समझे, लेकिन फिर जब उच्च न्यायालय के पास जब ये मैटर गया तब इन चीजों को बहुत अच्छे से उन्होंने देखा और उसको कंसीडर करके फिर हरिओम कुमार को जमानत मिली। आपने ग्राउंड क्या बनाया? जिस तरह से नए कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था, उसमें कई वकीलों को कहना था कि जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन आपने वो कर दिखाया है अपनी काबिलियत के बल पे कि किस तरह उनको जमानत मिल गई है और घर पे वो आ गए। जी जी निश्चित, देखिए इसमें ऐसा है, अभी जो न्यू जो BNNS बनी है उसमें जितने भी आयु है उसको जब भी किसी से स्टेटमेंट लेना होता है तो वीडियोग्राफी करते हुए लेना होता है। और जो यहाँ के आयु थे अरविंद कुमार इस केस के, उसने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उसकी माँ की, किशन कुमार जो इन्फॉर्मेंट है उसकी माँ की या फिर किशन कुमार का जो स्टेटमेंट दिया गया था वो वीडियोग्राफी करते हुए दिया गया था। उसमें क्लियर उसमें देखा गया उस वीडियो में, जब कोर्ट वहाँ इस वीडियो को जब आयु को फिजिकल प्रेजेंट करवा के जब यहाँ उस वीडियो को प्रोड्यूस किया गया तब उसमें क्लियर है कि हरिओम का ऐसा कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसको इसलिए फंसाया गया था, जो लेंदी गांव की जो पॉलिटिकल स्थिति है या उनके पिताजी को इससे पहले उसके पिता हरिओम शाह जो मेरा क्लाइंट है, उसके पिताजी को पहले हत्या कर दिया गया था। उसी रंजिश के कारण उसको उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन लगाते हुए उसको अभियुक्त बनाया गया था। जैसा कि सर जमानत मिलना एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिली है। आगे क्या लगता है इस केस में क्या मोड़ आ सकता है? आगे देखिए, अभी तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रायल जब स्टार्ट खुलेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में, क्योंकि हकीकत ये है कि हरिओम का कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो मेरा क्लाइंट हरिओम है उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कोर्ट में बहुत कुछ है जो अभी टेक्निकली और जो वीडियो के द्वारा, जो आयोग के द्वारा जो कुछ भी एविडेंस कलेक्ट किया गया है या फोरेंसिक का जो भी हो या CDR हो या ऐसा कुछ भी, उसमें एक जो कुछ बातें जो प्रशासन भी होता है जो अपना छुपाने के लिए किसी को भी अभियुक्त, देखिए उसमें CDR में आया जिसमें जिसको शूटर बता दिया गया कि उसके द्वारा हत्या किया गया जलंधर दास था। जो जलंधर दास का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, हरिओम शाह पहले ट्रेडर्स बालू सीमेंट गिट्टी का उनका दुकान था, उनसे उनकी बातें होती थी। तो इसमें बहुत कुछ है, ट्रायल की बात है, अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है केस के मामले में। जब ट्रायल होगी तो इसको हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि इस केस में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए, निश्चित ये ट्रायल की बात है, माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, वहां से जो फैसला होगा सभी को मानना होगा। चलिए हम सर बात करेंगे कि ठीक है
इस मामले को हम दूर करते हैं, हम दूसरी मुद्दा पे आते हैं। जैसा आपने कहा कि पुलिस क्या करती है, किसी को भी उठा के अपनी केस बंद करने के लिए उसको जेल भेज देते हैं। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐसे पीड़ित है जिनका आरोप रहता है कि पुलिस हमें निर्दोष में फंसाया है और वो जमानत के लिए दर दर भटकता है, उसको पता नहीं होता है। जैसा सिविल कोर्ट से यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर उसे हाई कोर्ट जाना होता है। लेकिन जो दूर दराज के हैं, जैसे सीतामढ़ी है, मधुबनी है, इन लोगों को पटना जाने में बहुत कठिनाई होती है, पता नहीं रहता है वहाँ किस वकील से बात करें नहीं करें। संशय बना रहता है कि हम किसी वकील को दे देंगे, यदि रिजेक्ट हो गया तो हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसे मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? जी निश्चित। जब भी देखिए आपको लगे कि हमारे ऊपर कहीं से अभी आरोप लगने वाला है, तो ये है कि आप एक इन्फॉर्मेटिव पहले दर्ज करवा सकते हैं अपने अनुमंडल कोर्ट में, किसी एडवोकेट को, जो लोकल एडवोकेट होंगे, उनसे एक इतला आवेदन जिसको कहते हैं वो पहले दे दीजिए। जब भी आपको लगा कि कोई हमको फंसाने वाला है, अगर इससे भी नहीं होता है तो हमारे कानून में एक प्रावधान है कि एंटीसिपेटरी बेल का एक प्रावधान है, प्रोविजन है इस चीज को। तो एंटीसिपेटरी बेल भी हम ले सकते हैं। लेकिन ठीक है कि एंटीसिपेटरी बेल क्योंकि बहुत गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो हमारे समाज में, जो उसको पॉलिटिकल व्यू से या किसी के रंजिश के कारण किसी को फंसा दिया जाता है। तो एक होता है कि जैसे ही आपको अभियुक्त बना दिया जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि अगेंस्ट एफआईआर प्रेसिंग के लिए भी हम जा सकते हैं, डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं, जो निचली सारी अदालत को छोड़ते हुए, और वहां से जो कुछ भी कंसिडरेशन होगा आपके पास, इसके लिए कोई अच्छा तथ्य होना चाहिए, कोई ऐसा टेक्निकल एविडेंस होना चाहिए जिससे आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सके कि नहीं ये चीज हमारे पास है, अगेंस्ट आपका नहीं होना चाहिए। तो इससे भी आप एक्यूट हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्यूट हो सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने, जो पीड़ित है, जिनको लग रहा है कि पुलिस हमें झूठे मुकदमा में फंसाने वाले हैं, तो पहले ही सतर्क हो जाए और इसकी जानकारी न्यायालय को दे। तो सर, जैसा ने बताया है कि सर का आज थोड़ा सा तबियत भी अस्वस्थ है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके सर से समय लिया है। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि सर अपने ही मधुबनी जिले के मधुरापुर प्रखंड के औरा गांव के रहने वाले हैं, बहुत ही होनहार है और इनके माध्यम से कई मुकदमा को मैंने भी करीब से देखा है। इन्होंने जीत दर्ज किया है और अपनी काबिलियत का परचम लगाया। सर, ये बताना चाहेंगे कि आपने वकालत ही क्यों चूज किया? जिस तरह आपने वकालत में आया, क्या मकसद था? आप चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, या कुछ अच्छे तैयारी करके आप अच्छे पोस्ट पे रहते, लेकिन वकालत में आने का क्या? जी देखिए मनी जी, ऐसा है, जब हम पटना स्टडी कर रहे थे उस टाइम कुछ हमारे अपने गांव में ही कुछ किसी के साथ थोड़ा सा रंजिश हो गया था, बात थोड़ी सी बातें भी थी, और उस टाइम मुझे खुद एक केस में फंसाया गया था। और वहां से मैंने सोचा कि अब यहाँ से सिविल सर्विसेज यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था। लेकिन वहां जाने के बाद लगा कि नहीं, मुझे जिससे मैं खुद शोषित था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ से मैं खुद ही अब वकालत करूंगा और लोगों को न्याय दिला दूंगा, जो मैंने जिस चीज को सहन किया वो किसी और पे ना हो। इसलिए मैंने वकालत को सिलेक्ट किया। वकील साहब, ये मानते हैं आपकी पुलिस निर्दोष को भी फंसाती है? जी निश्चित, कभी कभी ऐसा होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, दबाव होता है, और लेकिन पुलिस को ही हमेशा 100% जिम्मेदार हम लोग नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा दबाव होता है, और जिसके कारण और सच्चाई जब सामने आती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चार्जशीटेड होता है, तो प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन होता है, आगे जाके वही बात। वकील साहब, एक सवाल और, आपका पहला मुकदमा कौन सा था जिसमें आपने सफलता हासिल की थी और आपके लिए कठिन भी रहा? कठिन जो मेरा सबसे ज्यादा एक मुकदमा था, एक दरभंगा के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता थे, जो कई हॉस्पिटल उनका चलता था। उस केस में उसको भी फॉल्स इंडिकेटेड के द्वारा जो फंसाया गया था, जो 376A में, और वो इस इलेक्शन का वो कैंडिडेट भी था बीजेपी से इस बार, तो उनको मैंने किया था और उनको बहुत जल्दी ही मैंने वहां से जमानत दिलवा के, जो बहुत ही मुश्किल था, थोड़ा सा घुमाऊ था, लेकिन उनको फिर जमानत हुई और कोर्ट ने इन चीजों को समझा। इसके बाद भी और भी कई केसेस में, अनंत सिंह का मुकामा जो बेल हुआ था, उस केस में भी कुछ, उसके में पार्ट था, उसमें कुछ केसेस का जो स्टडी था वो मेरे द्वारा किया गया था, और भी बहुत लोग थे उस केस में। अल्लाह भर कितने मुकदमे लड़ चुके हैं अभी तक? तो जो मेरा क्रिमिनल का जो बैकग्राउंड है, वैसे मैं रेट भी स्पेशलिस्ट देखता हूँ, सर्विस मैटर हो, एजुकेशन मैटर हो, इलेक्शन मैटर हो, लेकिन अपने मधुबनी और सीतामढ़ी और दरभंगा में इसलिए क्रिमिनल का मैटर ज्यादा आता है मेरे पास, क्योंकि यहाँ का मैं लोकल हूँ, और किसी भी केस का पहले से मैं एकदम नीचे से उस चीज को समझता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है।
लोग एक गलती यह भी कर बैठते हैं कि कहीं का वकील हो, कहीं का जो बात कुछ न समझे, और कुछ चीज जो डॉक्यूमेंट्री होता है उससे बाहर जाके भी हम लोग को सबमिशन करना होता है। और इसके बारे में जब मैं लोकल हूँ तो यहाँ हर चीज को पहले निचले स्तर पे भी आके मैं इसको समझता हूँ, फिर जाके वहाँ जाके सबमिशन करके फिर जो कुछ भी अच्छा केस के लिए होता है वो मैं करता हूँ। कुछ लोग बिचौलिए के चक्कर में भी फंस जाते हैं। निश्चित क्योंकि पटना हाईकोर्ट के नाम पे बहुत जी लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम आपको मेल करवा देंगे, ये करा देंगे। इस पर हम लोग कमेंट, क्योंकि किसी को लोगों को इससे बच के रहना चाहिए। जी निश्चित, हम डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकते हैं। सर, आपको कभी ऐसा लगा कि आपने गरीब लोगों का भी बिल करवाया? जी निश्चित। जितनी जो कोर्ट में कोर्ट फी होती है, ड्राफ्टिंग की जो कुछ भी होती है, वो खर्चा पे मैंने करवाया है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई देता हो या कोई ऐसा तरह का घटना में सुधार अगर आता है, अगर किसी का कहना होगा तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार। और मेरी जो बचपन की एजुकेशन यही MGM सेकेंडरी स्कूल से थी 6 तक। उसके बाद कुछ सीतामढ़ी फिर मैं DAV से था। उसके बाद फिर 9th 10th हुई हमारी बसवैया में भी मैंने राम गुलाम सर थे, उनसे भी हमारी स्टडी हुई थी। फिर इसके बाद में पटना से हमारी स्टडी हुई। उसके बाद फिर दिल्ली से स्टडी हुई। फिर वहां से मैंने 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में एज ए इंटर्न भी काम किया था, फिर एज ए जूनियर भी कुछ टाइम काम किया था। फिर वहां से मुझे लगा कि अब अपने ग्रामीण एरिया में जब आते हैं तो फिर मैंने पटना हाईकोर्ट ज्वाइन किया। फिर उस टाइम से मैं कंटिन्यूसली हूँ। आगे का क्या लक्ष्य है सर? आगे का लक्ष्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा दूं। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है, जो किसी केस को अगर कोई लेता है तो मेरा एक ही अल्टीमेटली गोल होता है कि मैं उसमें विजय कराऊँ, चाहे जैसे भी किया जाता हूँ, अपने क्लाइंट को जीत दिलाऊँ, यही मेरा अल्टीमेटली गोल होता है। जैसे कि सर आपने बताया है कि आप पीड़ित थे तो इसलिए इस लाइन में आए। एक पार्ट था, लाइन में नहीं आया था, एक पार्ट था, क्योंकि उस टाइम मैं स्टडी ही कर ही रहा था। और ऐसा होता है कि अभी कोई भी बच्चे, मतलब हमारी सोसाइटी में आप इस चीज को देखते होइएगा, और अभी मीडिया कर्मी है तो आपको इन चीजों को ज्यादा ही अनुभव हुआ होगा कि जो किसी का भी विवाद हो तो सबसे पहले जो टारगेट उस पर किया जाता है कि कोई बच्चा उसके घर में अगर पढ़ रहा होता है तो उस पर पहले टारगेट किया जाता है। तो उसमें मैं भी था ना, या मैं था ना मेरा छोटा भाई था, लेकिन फिर भी उसको अभियुक्त बना दिया गया प्रशासन के द्वारा। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वाकई मुझे उससे निकाल भी दिया गया था। लेकिन मेरे माइंड में उसी टाइम सेट हो गया था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, और जिससे मैं परेशान हुआ हूँ कोई आने वाले टाइम में कोई और स्टूडेंट ना हो। सर, जो युवा इस वकालत में आना चाहता है उसके लिए क्या सलाह रहेगी? निश्चित आइए, अच्छे लोगों की जरूरत है इस फील्ड में। बहुत सारे को समाज की सेवा होगी, कल्याण होगा। इसमें आने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा बता विस्तार से बता दें। आपको 12th के बाद 2 कोर्सेज होती है। एक आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years की LLB कोर्स होती है, बैचलर ऑफ लॉज, और एक BA LLB होती है, 12th के बाद होती है। क्लैट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट का कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा भी आप जा सकते हैं, और क्लैट के थ्रू भी जा सकते हैं, जो अच्छे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता उदय कुमार जी थे। इन्होंने किस तरह बताया है, जो पीड़ित है, जिनको लग रहा है कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो उनका मदद ये करने के लिए तैयार है। और जो युवा वकालत में आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए भी इन्होंने सलाह दी है कि किस तरह तैयारी करके आप वकील बन सकते हैं। तो आप यदि हमारी मधुबनी न्यूज पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।